नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में आज सबसे पहले बीजेपी की जीत की उस हैट्रिक का हम विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से देश के सर्वोच्च तीनों संवैधानिक पदों पर बीजेपी कायम है और ये पद बीजेपी मय हो गए हैं। ऐसा 70 साल में पहली बार हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन पहली बार एक साथ तीनों पदों पर बीजेपी का कब्जा है। वेंकैया नायडू बड़ी जीत के साथ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए। शनिवार शाम 7 बजे देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया। वेंकैया को बड़ी जीत मिली। 272 वोटों के भारी अंतर से वेंकैया ने विपक्ष को धराशायी कर दिया। अब जश्न की बारी थी। दिल्ली से हैदराबाद तक आतिशबाजी थी और मिठाइयों से मुंह मीठा कराने का सिलसिला था। जो उपराष्ट्रपति का दायित्व निभाते समय जो भी काम मुझे करना है उसको सही ढंग से, सही पद्धति में, उचित मात्रा में मैं करने के लिए प्रयास करूंगा और साथ ही साथ संसद से लोगों का जो अपेक्षा है, विशेष रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में भी व्यवहार करना चाहिए, दायित्व संभालना चाहिए। इसलिए राज्यसभा का जो भूमिका है, जो संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा के बारे में जो सोचा, जो व्यवस्था बनाया, उसको भी ध्यान में रख के और इस बीच में जिन महानुभावों ने उस पद में बैठ के उसका गरिमा बढ़ाया, उन लोगों का उस जमाना का पूरा अनुभव को भी ध्यान में रख के मेरे ओर से पूरा प्रयास होगा। वेंकैया की जीत के साथ ही बीजेपी की झोली में एक और कामयाबी आ गिरी। एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। वेंकैया की जीत पर शुभकामनाओं का सिलसिला चलता रहेगा। उनकी तारीफ के कसीदे आने वाले दिनों में और सुनाई पड़ते रहेंगे। ऐसे शानदार नेता जो है कोई हो नहीं सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, और हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और उनके आने से जो है उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और बढ़ेगी। 516 वोट आना और 272 सीटों का अंतराल दोनों कैंडिडेट के बीच, जो एक प्रकार से लोकसभा का डिफरेंस ऑफ वोट है मेजॉरिटी के लिए, ये एक अपने आप में दर्शाता है कितने लोकप्रिय हैं वेंकैया नायडू गारू, कितना लोगों में और सभी सांसदों में उनके प्रति आस्था है और विश्वास है कि वो एक अपना कर्मठ तरीके से, ईमानदारी से अपना काम करेंगे और देश की सेवा, राज्यसभा की सेवा करेंगे। लेकिन ये वेंकैया की व्यक्तिगत जीत से आगे की जीत है। ये बीजेपी की जीत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जीत है। देश के तमाम शीर्ष संवैधानिक पद आज की तारीख में बीजेपी के पास हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तमाम पदों पर बीजेपी की कीर्ति पताका लहरा रही है। लोकसभा के उपाध्यक्ष भी बीजेपी की हैं, तो उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत के साथ राज्यसभा के सभापति के चेयर पर भी बीजेपी की पकड़ है। वेंकैया के बीजेपी में अपनी अलग पहचान है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। वो जबरदस्त मेजबान है। बीजेपी से संघ तक उनकी स्वीकार्यता है। बहुत ही छोटी उम्र पे माँ को खो लिया था और बीजेपी को एक माँ की तरह उन्होंने अपनाया और ऐसे बीजेपी की उन्होंने सेवा करी थी। और बीजेपी से अब ये जैसे दूसरी माँ से बिछोड़ा हो रहा है। तो मेरे लिए, मैंने एक फ्रेंड और एक गाइड और एक पिता समान एक इंसान को पार्लियामेंट में मैं बहुत मिस करती हूं। वेंकैया के लिए आगे और भी बड़ा मौका है। अगर बीजेपी की चमक बरकरार रही, 2019 का नतीजा पक्ष में रहा, तो वेंकैया के रूप में बीजेपी के पास भविष्य के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तैयार रहेगा। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। चुनाव से पहले जब भी उम्मीदवारी का सवाल उठा, वेंकैया ने हास्य बोध के साथ सवाल का जवाब दिया। वो खुद को उषापति बताते थे। उषा वेंकैया की पत्नी का नाम है, लेकिन आज वेंकैया देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। मित्रों, मैं सभी भारतवासियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
तपस्या जिन महानुभावों ने इस चुनाव में मुझे मदद किया है, उनको भी विशेष रूप में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और देशवासियों को, संसद सदस्यों को ये भी आश्वासन देना चाहता हूं जो संविधान के अनुसार जो उपराष्ट्रपति का दायित्व निभाते समय जो भी काम मुझे करना है उसको सही ढंग से, सही पद्धति में, उचित मात्रा में मैं करने के लिए प्रयास करूंगा। मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूं, उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहता। मैं उषापति हूं, मेरा पत्नी का नाम उषा है। मैं संतुष्ट हूं और मैं एक विषय राजदीप यू रेज द इश्यू, आई वांट टू पुट ऑन रिकॉर्ड, आई एम मोर कंफर्टेबल एज ए political activist in public life in normal course. That's my strength and that's my weakness also. तो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति होंगे, बीजेपी की एक बड़ी जीत और दक्षिण भारत में भी बीजेपी अपने पैर और मजबूती से जमाने की इस पर करेगी कोशिश। रुख अगली खबर का। क्या चीन ने डोकलाम विवाद का बातचीत से हल करने की हमारी पेशकश को हमारी कमजोर समझ लिया है? क्या चीन को अपनी ताकत पर इतना गुरूर, इतना घमंड है कि उसे बातचीत नहीं बर्बादी का रास्ता पसंद आने लगा है? तो आज खबरदार में हम इन सवालों का विश्लेषण करेंगे क्योंकि चीन ने धमकी की एक और खेप जारी कर दी है। आपको याद होगा कि भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन को कुछ नसीहतें दी थी। ये कहा था कि वो 2017 के भारत को 1962 का भारत समझने की भूल न करें। जेटली की वो सलाह चीन के सीने में धंस गई है। हम तैयार हैं, 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और है। ग्लोबल टाइम्स में छपे नए लेख से साफ हो जाता है कि चीन मुगालता नाम के मनोरोग का शिकार है। आप इसे उसका मनोरोग भी मान सकते हैं। ऐसा न होता तो चीन कतई ये नहीं कहता। भारत खुलेआम एक ऐसे देश को धमकी दे रहा है जो हर मायने में उससे 20 है। भारत का दुस्साहस देखकर चीन चकित है। शायद भारत दक्षिण एशिया में दबदबे और पश्चिमी मीडिया की टिप्पणियों से गलतफहमी का शिकार हो गया है। ये भूल गया है कि चीन जैसे विशाल देश से दक्षिणी एशियाई देशों की तरह नहीं निपटा जा सकता। चीन की झुंझलाहट से एक बात साफ है कि डोकलाम में भारत की दिलेरी से उसका दिल अब बैठने लगा है। उसकी हताशा, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी है। बीजिंग में अनंत कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो। और खबरदार में अब हम देशद्रोही हुर्रियत का एक और शैतानी चेहरा आपको दिखाएंगे। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जिनसे ये सिद्ध हो जाता है कि कश्मीर में ऑपरेट कर रहे टेररिस्ट ग्रुप्स का रिमोट कंट्रोल दरअसल हुर्रियत के पास ही। हुर्रियत के पास कश्मीर में तैनात आतंकवादियों की लिस्ट हर समय मौजूद होती है। हुर्रियत को यह पता रहता है कि किस इलाके में कौन सा आतंकवादी है और ये लिस्ट जिलेवार होती है, यानी कि हर जिले में हुर्रियत के आतंकवादी। आपने देखा आतंकियों की फंडिंग करने वाले देश के गद्दारों को। आपने देखा पाकिस्तान के पैसे पर स्कूल जलाने वाले सौदागरों को। आपने देखा पैसे देकर घाटी में पत्थरों की बारिश करवाने वाले दुश्मनों को। ये आज तक की खोजी रिपोर्टिंग का असर है जिसने कश्मीरियों के हितों का मसीहा बने हुर्रियत नेताओं की नकाब नोच कर रख दी है। देश को दिखा दिया है हुर्रियत की हकीकत। आज तक की खोजी रिपोर्टिंग की इस सीरीज में आज आप एक और खुलासा देखेंगे। इस खुलासे की बुनियाद ये चंद कागज हैं जो हुर्रियत के अड्डों से छापे में मिले। इस पन्ने को गौर से देखिए। ये मीरवाइज के दाएं हाथ रहे शहादुल इस्लाम के घर से मिला है। ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं, ये आतंकियों की लिस्ट है जिसमें आतंकियों का इलाकेवार तैनाती का ब्यौरा है। इंडियन मुजाहिदीन 64, लश्कर तैयबा 82, जैश मोहम्मद 10, अल बद्र 2, कुल मिलाकर 158। जरा इस लिस्ट को और गौर से देखिए।
इसमें न सिर्फ घाटी में तैनात आतंकियों का पूरा ब्यौरा है, बल्कि कहां, किस इलाके में कितने आतंकी हैं, इसकी भी डिटेल है। यानी कि उत्तर, मध्य और दक्षिण जिले की पूरी डिटेल। कितने देसी और कितने पाकिस्तान से इंपोर्टेड हैं, इसका भी ब्यौरा है। आप देख सकते हैं 158 आतंकियों में 87 लोकल और 71 पाकिस्तान से आयातित आतंकी हैं। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों को पैसा मुहैया कराने वाले हुर्रियत नेता आतंकवादियों की लिस्ट भी अपने घरों में रखते हैं। एनआईए के छापे से पता चला है कि 158 आतंकवादी जिलावार कहां-कहां पर मौजूद हैं, उसकी जानकारी हुर्रियत नेता शहीदुल इस्लाम के घर पर मौजूद थी। सूत्र बताते हैं कि जिले में किस जगह कौन सा आतंकवादी रहेगा, उसकी जानकारी इन अलगाववादी नेताओं के पास मौजूद है। शाहिदुल इस्लाम वही शख्स है जिसे हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक का खासम खास समझा जाता है। एनआईए को आतंकियों के ब्रेकअप वाली ये लिस्ट शाहिदुल इस्लाम के ठिकाने से मिली है। साथ में वो तस्वीर भी है जिसमें वो सैयद सलाउद्दीन के बगल में खड़ा है। लिस्ट में सिर्फ आतंकियों का आंकड़ा ही नहीं, उनका नाम, बाप का नाम, पूरा पता, कैडर और कैटेगरी भी दर्ज है। इसलिए प्लस वाले आतंकी भी है, ए कैटेगरी वाला भी है, तो बी और सी कैटेगरी का आतंकी भी है। इस लिस्ट से यह भी पता चलता है कि हुर्रियत की सिफारिश पर आतंकियों का प्रमोशन भी होता है। यानी कि घाटी में आतंकियों का ऑपरेशन हुर्रियत की साठगांठ से चलता है, इसमें अब कोई शक नहीं। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मिरवाइज जो है बहुत बड़े पैमाने पर टेररिज्म से जुड़े हुए थे। वो किस किस को फंड कर रहे थे, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, कितना पैसा दे रहे थे, सारी की सारी इनपुट मिल गई है। ये तो एक किस्म का इंटेलिजेंस खान मिल गया है। इसकी बदौलत हम उन सब जगह पे रेड कर सकते हैं, उन सब लोगों को दबोच सकते हैं। लेकिन कश्मीर के अवाम को भी साफ तौर पे पता लगना चाहिए, वहाँ की महबूबा सरकार को पता लगना चाहिए कि मिरवाइज थे और बाकी जो हुर्रियत लीडर्स हैं वो ऐसी कार्रवाई कर रहे थे जो देश के लिए बड़ी हानिकारक है, देशद्रोही थे। शहीदुल इस्लाम के रोल के बारे में एनआईए को कुछ और बड़े राज हाथ लगे हैं। जब भी आतंकियों को पैसे की दरकार होती, वो शहीदुल इस्लाम के पास आते थे। एनआईए को लश्कर के मुजफ्फराबाद हेडक्वार्टर से शहीदुल इस्लाम को भेजा एक खत भी हाथ लगा है, जिसमें 5000 की डिमांड की गई है। खत का मजमून यूं है। अर्ज यूं है कि मैंने कई बार आज साहब को फोन किया, मगर बदकिस्मती से बात ना हो सकी। मजबूरी से मुझे कलम उठाना पड़ा। बात दरअसल ये है कि हमारा दोस्त बीमार है, जिसको 5000 रुपए की सख्त जरूरत है। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। आमतौर पे दुनिया में हर जगह पे ऐसे लोगों के लिए केवल सजाए मौत होती है, लेकिन अभी लाजमी है कि जल्दी से जल्दी इनको हिरासत में लिया जाए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए और वो तमाम कार्रवाई की जाए जिसके ये हकदार हैं। ये वो सबूत हैं जिनके हाथ आने के बाद हुर्रियत के देशद्रोहियों का बचना नामुमकिन है। अब इनकी बखिया उधड़नी तय है, इनका हिसाब अब होकर रहेगा। शहीदुल इस्लाम मीरवाइज उमर फारूक का सबसे करीबी व्यक्ति माना जाता है। हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा है उसको किस जगह ठिकाने लगाना है, उसका काम शहीदुल इस्लाम के पास ही रहता है। आपको बता दें कि इससे पहले सैयद सलाउद्दीन के साथ शहीदुल इस्लाम की एक तस्वीर भी आई है, जिसमें वो उनके साथ गलबहियां कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी इन हुर्रियत नेताओं से लगातार एनआईए पूछताछ करेगी और बड़े जो हुर्रियत नेता हैं उन पर आने वाले समय में शिकंजा कसा जा सकता है। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। में अब हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसका कोई और छोर नहीं और फिर भी वो फुल स्पीड में दौड़ रही है। एक छोटी सी जगह से शुरू होकर 7 राज्यों में पहुंच चुकी है। तो हम खबरदार में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चोटी कांड का पूरा सच क्या है। राजस्थान से हुई शुरुआत। आगे मतलब लंबे लंबे दांत है और चोटियां काटी है, पता परिणाम हो। चोटियां कट रही है महिलाओं की, ये सब जो है ना अफवाहें हैं। फिर हरियाणा में मचा हड़कंप। ये देखा बिल्ली अंदर उसी वो औरत बन गई। फिर मुझे पता नहीं। ये एक
खास तौर से जो लगता है ये भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली में दौड़ी दहशत, घबराहट हुई थी पहले, बस फिर सर में का दर्द होगा, फिर नहीं मालूम क्या हो गया। रात में जब मैं सो रही थी ना तो मुझे पता ही नहीं चला कब छोटी कट गई। जब इससे रिलेटेड किसी भी तरह के र्यूमर पे विश्वास न करें। एमपी यूपी से होता हुआ ये अफवाह मात्र है और किसी को इससे डरना भी नहीं चाहिए। ये बिला वजह की अफवाहें हैं, कोई ऐसा भूत प्रेत ऐसा नहीं हो सकता है जो किसी की चोटी काट दे। अब बिहार पहुंचा चोटी कटवा। चोटियां कट रही हैं तो आखिर कौन काट रहा है? चोटी काटने वाले को कोई देख क्यों नहीं रहा? क्यों सिर्फ रात के अंधेरे में ही चोटियां कट रही हैं? पुलिस के हाथ चोटी काटने वालों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? सवालों की जो लिस्ट है हमारी वो बहुत लंबी है। ये सवाल हमारे नहीं आपके भी, लेकिन सवाल बहुत, जवाब एक भी नहीं। चोटी काटे जाने के दावे किए जा रहे हैं, कटी हुई चोटियां दिखाई भी जा रही हैं। कैसे काटी जा रही हैं चोटियां और चोटी काटने के वक्त होता क्या है? काली परछाई दिखती है या फिर बिल्ली? इस बारे में भी दिलचस्प किस्से सुनाई दे रहे हैं। एक बूढ़ी आई झोली डाल के, उसकी झोली में है बार, तो वो बूढ़ों ने हमसे जा कही कि बार गुले खोल ले बार तू ना, तो हमने की हाँ, तो बोली खोल बात हमें दादी ना, तो इतनी पता फिर फिलहाल पता कुछ नहीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चोटी काटे जाने के दावों की दशा और दिशा भी बदल रही है। शुरुआत हुई थी राजस्थान से, लेकिन अब तो हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और उत्तराखंड तक की महिलाएं चोटी काटे जाने की शिकायत कर रही हैं। पिछले कई दिनों से चोटी खबर की चाल लगातार बढ़ रही है। कम उम्र की लड़कियों से लेकर शादीशुदा और बुजुर्ग महिलाओं तक ने दावा किया, लेकिन दिलचस्प ये कि किसी ने चोटी कटवा को आज तक देखा नहीं। मेरे पीछे लगता कोई चोटियां खींचते खींचते कोने ले गया। फिर जिसके बाद में मेरा लड़का वहीं पास में बैठा था, फिर उन्होंने उठाया, मम्मी क्या हुआ क्या, इतना तक तो मैं जाना है, उठा के गोद में लिया। फिर मैंने चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, फिर जिसके बाद मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या आया, कहाँ से आया, क्या हुआ, कोई पता नहीं। तो मैं एकदम सोची भाग के जाऊं, गेट बंद कर लूं। जैसे ही भागने का करी, एकदम से जैसे लगा जैसे मेरे कोई ऊपर चपट गया हो, फिर मैं गिर गई हूँ, फिर नहीं है मुझे होश कि क्या हुआ मेरे साथ। सूबे बढ़ते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही है चोटी काटे जाने की शिकायतें। जैसे जैसे शिकायत बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़ा हो रहा है खौफ और दहशत का जाल। सबसे ताजा उदाहरण बिहार के मोतिहारी का है, जहां 2 लड़कियों ने चोटी काटे जाने का दावा किया। पीड़ितों के मुताबिक चोटी तब काटी गई जब वो घर का दरवाजा बंद करके सो रही थी। सुतनी तक के या उठनी तक के सब काटा गोरे, तो माइल गनी लेके दौड़ल जे सब केस कटा। उत्तराखंड के विकास नगर में 22 साल की युवती ने चोटी काटे जाने का दावा किया। यहाँ भी सब कुछ हुआ रात के अंधेरे में। और इसके सारे घर वाले सो रहे थे, ये भी सो रही थी। किसी कारण इसकी आंख खुली, ये पूरा जलवला रही थी बुरी तरीके से। ठीक, उसके बाद इसके फूफा जी की आंख खुलती है, वो देखते हैं कि तू बेटा क्यों गड़बड़ा रही। उसने गोद में लिया, क्या बात हो गई, तो वो इशारे कर रही है, ये मेरे बाल कट गए हैं। ठीक, उसके बाद नीचे देखा तो इसकी चोटी कटी हुई मिली। दिल्ली के जामिया नगर में भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा बिहार के मोतिहारी में। रात का अंधेरा, कमरे के दोनों दरवाजे बंद, फिर भी चोटी कटवा आया और 13 साल की बच्ची के बाल काट कर ले गया। रात में जब मैं सो रही थी ना तो मुझे पता ही नहीं चला कब चोटी कट गई। जब सुबह मम्मी ने उठाया ना तो उन्होंने देखा कि चोटी बिस्तर पे पड़ी हुई है। तो या घर में बाहर से कोई आया, कुछ ऐसा देखा? नहीं, गेट तो लगे हुए थे, हो ही नहीं सकता कि कोई आया है बाहर। तो मुझे पता नहीं कैसे कटी, मैंने सुबह देखा है।
तमाम जगह हैं जहाँ ये हो रही है वाक़या। और आप देख सकते हैं बच्ची का साथ हुआ है, 11 साल की बच्ची, और जो जिस तरह से बाल कटे हैं ये अपने आप में रहस्यमय तरीके से कटे हैं। जांच की ज़रूरत है। कमरे में जब फैमिली के मेंबर्स हैं, दोनों गेट लॉक है, तो ऐसे में बाहर से कोई आ ही नहीं सकता, तो बाल कैसे कट गए, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। बहरहाल अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन ये कहा जा सकता है, जो लोगों का भी कहना है, हमने लोगों से बात की, कि मिस्ट्री गहराती जा रही है और ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो सबूतों के साथ सामने आए। पूर्वी दिल्ली में भी एक महिला ने रात के अंधेरे में चोटी काटे जाने की शिकायत की। दावा ये कि सुबह के करीब 3 बजे बेहोश हो गई और जब होश आया तो चोटी कट चुकी थी। यूपी के हाथरस में भी एक महिला ने चोटी काटे जाने का दावा किया। जब खबर फैली तो हालचाल पूछने के लिए इलाके के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। घर वालों को परेशानी होने लगी तो कटी हुई चोटी सबूत के तौर पर घर के दरवाजे पर ही चिपका दी। मुरादाबाद की भी महिला ने कुछ वैसे ही दावे किए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ये काम कर कौन रहा है? चोरी चोरी कौन काट रहा है चोटियां? कौन है जो अंधेरे में कैंची लेकर घूम रहा है? कौन है महिलाओं के बालों का दुश्मन? क्या है चोटी कांड का पूरा सच? चोटी काटे जाने के दावे किए जा रहे हैं तो पुलिस के पास शिकायतें भी पहुंच रही हैं। मामले की छानबीन में पुलिस पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन ना तो कुछ सुराग मिल रहे हैं और ना ही किसी आरोपी की सूरत साफ हो रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि आरोपी वो है जो बिना किसी शक्ल और सूरत का है? तो क्या यह मान लिया जाए कि आरोपी वो है जो बिना हाथ पैर और गाड़ी घोड़े के फुल स्पीड से दौड़ रहा है? कि इससे रिलेटेड किसी भी तरह के र्यूमर पे विश्वास न करें और किसी भी तरह के ऑकल्ट चोटियां कट रही है महिलाओं की, ये सब जो है ना अफवाहें हैं। ये एक खास तौर से जो लगता है ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मोतिहारी से सचिन पांडे और दिल्ली से चिराग गोटी के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे देश में खासकर उत्तर भारत में चोटी काटने की घटना और उस चोटी कटवा की दहशत और खौफ है जिसे किसी ने आज तक देखा तक नहीं, न ही किसी पीड़ित ने और न ही किसी पुलिस ने। तो फिर आखिर चोटी कट कैसे रही है और कौन काट रहा है और क्यों काट रहा है? कहीं ये सिर्फ अफवाह तो नहीं जो लगातार फैलती जा रही है और आधे हिंदुस्तान को अभी तक अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। खौफ है और दहशत है, हैरानी है और परेशानी भी, सवाल भी हैं लेकिन कोई जवाब नहीं है। शुरुआत हुई थी एक शिकायत से, अब तो ढेरों शिकायतें हैं, सैकड़ों दावे हैं और हजारों कहानियां हैं। शिकायतों और दावों का दायरा बढ़ भी रहा है। कल तक अनाम अनदेखा चोटी कटवा सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के बाल काट रहा था, लेकिन अब तो पुरुषों के बाल भी निशाने पर हैं। अनदेखे अनजाने चोटी कटवा का हमला बढ़ा तो दहशत भी बढ़ी। फिर लोगों ने टोने टोटके का सहारा लेना शुरू किया। घर के बाहर नींबू मिर्च और नीम के पत्ते लगाकर कथित चोटी कटवे के खिलाफ सुरक्षा कवच तैयार किया। क्या हुआ है, क्यों डर फैल रहा है? ये बहुत डर लग रहा है, बच्चे भी रात में ना सो पावे। अच्छा। और नींबू टाक रखो और या वजह से आवे ना, और फिर भी पूरी रात बच्चे चिपटे हैं। हमने बहुत ही डर लग रहा है, पिछली गली में हादसा हो गया। लेकिन अब मामला और भी बड़ा हो गया है। अब कथित चोटी कटवे की फितरत भी बदल गई है, लिहाजा दहशत और बढ़ गई है। फिर लोग भगवान की शरण में पहुंचने लगे हैं। दिल्ली में मां काली की पूजा की गई और उन्हें महिलाओं ने बाल दान दिया। बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय। चोटी कटने का डर दिल्ली के लक्ष्मी नगर तक पहुंच चुका है। यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है महिलाओं की तरफ से। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से डर इनमें है। सुषमा जी, आप मुझे ये बताइए कि मकसद क्या था आज यज्ञ करने का? हमारा मकसद यही था, जो जगह जगह चोटी काटने का जो चल रहा है उसको हम माँ काली के द्वारा रोक सकें। इसका समझ में नहीं आ रहा, कोई कहता है ये रूह है, कोई कहता है कि इंसान है। उस चीज को लेके हम ज्यादा सदमे में हैं कि भाई ये है क्या चीज। इसीलिए हम माँ काली का यज्ञ कर रहे हैं कि हमारे देश में शांति हो। बात यही खत्म नहीं हो रही। सिर्फ माँ काली ही नहीं, हनुमान जी भी पूजे जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं ने चोटी कटवा से बचने के लिए अपनी चोटियों में भगवान की तस्वीरें भी लगाना शुरू कर दिया। यह सिलसिला राजस्थान से शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा पहुंचा, दिल्ली पहुंचा और उसके बाद अब यूपी में भी ये घटनाएं देखने को मिल रही है। खास तरीका इन लोगों ने इजाद किया है चोटी कटने की वारदातों से बचने का। मैं आप सभी से एक बार कहूँगा,
पीछे की ओर एक बार घूम जाएं और वो तरीका दिखाएं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन लोगों ने अपनी चोटियों में ये लॉकेट लगाना शुरू किया है जो कि भगवान के हैं। दहशत जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हिंसा का रूप भी ले लेती है। चोटी काटने के आरोप में आगरा में एक बुजुर्ग महिला की हत्या इस बात का सबूत है। हालात इस कदर खराब हैं कि राजस्थान के भरतपुर में चोटी काटने के शक में एक मंदबुद्धि युवक की पिटाई कर दी गई। तब पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। खौफ इस कदर हावी है कि हाथरस में महिलाओं ने चोटी काटने के आरोप में भिक्षाटन कर रहे एक साधु को पकड़ लिया। मतलब ये कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। आप भगवान की पूजा कीजिए, टोना टोटका भी कीजिए, चोटी में भगवान की तस्वीरें भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन महिलाएं ये बात कान खोलकर सुन लें कि इन सब उपायों से चोटी कटवे का हमला नहीं रुकेगा। लोगों को ये समझना होगा कि चोटी या बाल काटने का सिलसिला तभी थमेगा जब आप बिना सिर पैर की बातों पर ध्यान देना बंद करें, क्योंकि चोटी कटने की शिकायतों पर तफ्तीश करने के बाद पुलिस और सरकार इसी नतीजे पर पहुंची है कि यह हकीकत नहीं, महज अफवाह है। सबसे पहले आप यूपी के डिप्टी सीएम को सुनिए। ये अफवाह मात्र है और किसी को इससे डरना भी नहीं चाहिए। और इस प्रकार की अफवाह जो फैलाने का काम कर रहे हैं या कोई ऐसी घटना जानबूझ करके करने की कोशिश की जा रही है तो उसे रोकने की कोशिश होगी और किसी को इससे डरना नहीं चाहिए, अफवाह मात्र। बरेली, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, शाहजहांपुर, ग्रेटर नोएडा, इलाहाबाद, हाथरस, हापुड़, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, संत कबीर नगर, यूपी के शहरों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, लेकिन शिकायत और दावे कम नहीं हो रहे। पुलिस यही कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। यहाँ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। किसी ने फैला दिया कि साहब जिसकी चोटी कट जाएगी तो सरकार उसको अनुदान देगी, तो चोटी काटने लगी। दिल्ली में भी कई महिलाओं ने शिकायत की है, लेकिन सुनिए दिल्ली पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है। तो ये इंसिडेंट जो रिपोर्ट हो रही है, ये एक खास तौर से जो लगता है ये भ्रम फैलाया जा रहा है और इसमें कोई भी इसमें मिस्ट्री नहीं है। चोटी काटने को लेकर अफवाह फैलाने के जुर्म में तो अब पुलिस ने धरपकड़ भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के श्योरपुर में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वो दोनों सोशल मीडिया पर चोटी काटे जाने को लेकर अफवाह फैला रहे थे। आप भी संभल जाइए, अगर चोटी काटने को लेकर कोई संदेश भेज रहे हैं तो सावधान हो जाइए। साथ ही दूसरों को भी समझाइए कि अफवाहें न फैलाएं। महिलाओं की चोटी कोई शख्स नहीं काट रहा, बल्कि अफवाह काट रही है। आज तक ब्यूरो। देश के कई राज्यों से चोटी कटने की खबरें आ रही हैं और यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाह है, विशेषज्ञों ने कहा कि अफवाह है। और अफवाह जब भी फैलती है फुल स्पीड में दौड़ती है और लोग आंख मूंदे उसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन हम आपसे ये अपील करते हैं कि प्लीज अपना ख्याल रखिए, अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद भरोसा कीजिए। साल 1995, भगवान गणेश के दूध पीने की अफवाह। साल 2001, दिल्ली एनसीआर में मंकी मैन के खौफ की अफवाह। साल 2006, मुंबई में समुद्र का पानी मीठा होने की अफवाह। साल 2017, महिलाओं के बाल काटे जाने की अफवाह। अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता, फैलती है तो फैलती जाती है। एक छोटी सी जगह से शुरू होकर शहर दर शहर होते हुए सूबा दर सूबा, फिर पूरा देश उस अफवाह की गिरफ्त में होता है। तो वैज्ञानिक रूप से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिसको कहा गया मास हिस्टेरिया, ये कई बार अलग अलग कारणों से एक समाज में फैलता है। डरने की कोई वजह नहीं है, खासकर जब पुलिस महकमा और सारे सरकारी विभाग सतर्क हो। आप देखिए कि कैसे राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर महिलाओं की चोटी काटे जाने की अफवाह ने कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, यूपी, उत्तराखंड और फिर बिहार। अफवाह की फितरत ही यही होती है, काफी तेजी से फैलती है।
फुल स्पीड में। गुजारिश है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। बाल या चोटी काटे जाने की किसी भी घटना या शिकायत को दलील की कसौटी पर कसें, तब किसी नतीजे पर पहुंचे। अब जरा सोचिए कि कोई कमरे का दरवाजा बंद करके सो रहा हो और किसी ने दरवाजा तोड़ा नहीं, तो कमरे में कोई अनहोनी कैसे हो सकती है। दिल्ली से शुभम गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।